अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। डीफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम में आने वाला चेंज, उसके शेप में आने वाला चेंज, उसके एरिया में या लेंथ में आने वाला चेंज। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमने लिखा हुआ है जैसे कि रबड़ बॉल है, मैं अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ रबड़ बॉल के ऊपर, उसका साइज़ कंप्रेस होकर छोटा हो जाता है जैसे ही फोर्स अप्लाई की, और फोर्स के हटाने पे ये अपनी दोबारा से पहले वाली शेप को रीगेन कर लेता है। तो इस तरह का जो चेंज जिसके अंदर बॉडी दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, ये चेंज तो कहलाता है टेम्परेरी डीफॉर्मेशन। और अगर ये दोबारा अपनी शेप रीगेन ना करता, ये जैसा था वैसा ही रहता, तो फिर हम इसे बोलते हैं परमानेंट डीफॉर्मेशन। यहाँ इस वक्त जो मैंने डायग्राम बनाई है ये है टेम्परेरी डीफॉर्मेशन की। इसी तरह से अगर एक रबड़ की स्ट्रिंग है हमारे पास, अगर हम शुरू में फ़ोर्स नहीं लगाते तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, और जब हम फोर्स रिमूव करेंगे ये दोबारा अपने पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर भी इसका वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना, ये है टेम्परेरी डीफॉर्मेशन। अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, जैसे लोहे का स्केल है, मैं उसे मोड़ देता हूँ पूरे का पूरा और वो वापस सीधा नहीं होता, तो ये है परमानेंट डीफॉर्मेशन, यानी कि हमें उस बॉडी की शेप को परमानेंटली चेंज कर दिया है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा होता है, हमने इसको समझना ज़रा एटॉमिक लेवल के ऊपर कि एटॉमिक लेवल पे क्या होता है। हमें पता है कि एटम्स आपस में फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन की वजह से बाउंड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स यूँ अरेंज हैं, पैक हैं, और ये मैंने एक स्क्वायर बना के आपको दिखाने की कोशिश की है किस तरह से ये एक्सटेंड होता है। कहता है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इसके दोनों तरफ इसको फोर्स लगा के रबड़ की तरह खींचते हैं। जैसे ही हम फोर्स लगा के रबड़ की तरह खींचेंगे दोनों तरफ, तो ये सारे के सारे जो एटम हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, ये इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में आ जाते हैं, ये बेंड हो जाते हैं। तो जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे ये दोबारा से अपनी पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो इनका अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाना इस अप्लाइड फोर्स की वजह से, और फिर दोबारा अपनी पहले वाली शेप में आ जाना, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं और फोर्स लगा के फिर जैसे ही मैं उस फोर्स को हटाऊं तो बॉडी अपने पहले वाली शेप में वापस आ जाए, इसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो जैसे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कि जैसे ही हम फोर्स रिमूव करें वो अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाए बॉडी। इसके बाद अब इन्हीं से आगे लेके चलता है, इन्हीं बातों को आगे लेके चलता है। तो मैंने यहाँ पे एक ही टेबल के अंदर चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ताकि चीज़ें हमें सिंपल समझ आएँ बिल्कुल भी। जैसा कि यहाँ मैंने ऊपर पहले डेफिनेशन लिखी है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारी बुक्स में लिखा हुआ होता है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। हालांकि प्रेशर में और स्ट्रेस में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि जो प्रेशर होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स। लेकिन जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ऐसे नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना बॉडी के ऊपर, तो वो जो मटेरियल हमारी अप्लाइड फोर्स के रिस्पॉन्ड में कितना रेजिस्ट करता है पर यूनिट एरिया, तो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया, ये होता है बेसिकली स्ट्रेस। इसलिए मैंने यहाँ लफ्ज़ अप्लाइड को टच ही नहीं किया, मैंने सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा है बस। उसके बाद आगे आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है किसी भी मटेरियल के अंदर आने वाला चेंज, उसके अंदर आने वाला जो चेंज है वो लेंथ में भी हो सकता है, वो वॉल्यूम में भी हो सकता है, वो उसकी शेप में भी हो सकता है। हर एक का डिफरेंट नाम है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर बाद में तीसरा है इलास्टिक कांस्टेंट। इसका सिंबल ई होता है, और ये हम इन दोनों की, स्ट्रेस की और स्ट्रेन दोनों की रेशो लेके हम करते हैं। स्ट्रेस का जो सिंबल है वो होता है सिग्मा। स्ट्रेस का जो नॉर्मल सिंबल है ये सिग्मा होता है, और जो स्ट्रेन है इसका जो नॉर्मल सिंबल है वो होता है एप्सिलॉन। ये है इसका नॉर्मल सिंबल। तो फिर ई का फार्मूला बन गया ई इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये तो सिंपल कॉमन सा फार्मूला है इसका। अब हम हर मटेरियल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि जैसा कि अगर मैं एक बॉडी की, एक रॉड की लेंथ चेंज कर दूं फोर्स अप्लाई करके, तो फिर कहता है ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ में चेंज लेके आता है उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस।
और वो जो लेंथ में चेंज आया है उसे कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेन। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, किसी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ क्या है और उसकी लेंथ में चेंज कितना आया है। यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल है और ये वाला इतना सा ये है डेल्टा एल, ये है चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है आने वाला चेंज बटा ओरिजिनल वैल्यू। तो फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ हो तो वो टेंसाइल स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेस जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है उसे टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। और अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को, तो फिर उससे जो इलास्टिक कांस्टेंट निकलता है उसका नाम रखा हुआ है हमने यंग मॉडुलस। इसके बाद दूसरा है कि अगर मैं एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं, उसका वॉल्यूम बदल जाए, तो ऐसा स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज लेके आता है वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और उस जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो कितना चेंज आया है और शुरू में ओरिजिनल कितना था, ये फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम जो है ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर हम इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आपस में डिवाइड कर दें तो फिर निकलता है बल्क मॉडुलस। उसका सिंबल के है बल्क मॉडुलस का, और इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा वी ओवर वी आता है, ऊपर वाले में डेल्टा एल ओवर एल आता था। अब तीसरा है कि मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, मैंने इसकी शेप ही बदल दी। देखो पहले ये ब्लैक कलर में जो डायग्राम है ये था एक क्यूब था, मैंने इस क्यूब को ठुड्डा मारा है और ठुड्डा मारने से क्या हुआ है, इसकी शेप टिल्टेड हो गई है, ये बन गई है पैरालेलोपिप्ड। यानी कि हमने एक क्यूब को ठुड्डा मार के उसको क्या बना दिया, पैरालेलोपिप्ड बना दिया उसको, अगर इसकी लेंथ चेंज हो तो फिर यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेस जो शेप में चेंज लेके आता है वो कहलाता है शीयर स्ट्रेस, और ये जो शेप में आने वाला जो चेंज है ये कहलाता है शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन को हम गैमा से शो करते हैं, और यहाँ हमने एक टैन थीटा भी लिखा हुआ है। देखें ना, ये यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड है बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास आ जाता है टैन। तो ये अगर हम दोनों ऐड करें तो ये कहलाता है मॉडुलस में, हमारे पास डिनोमिनेटर में वही टैन थीटा आ गया। इसके बाद एमसीक्यूज याद रखना है कि प्रेशर का, स्ट्रेस का और इलास्टिक कांस्टेंट का, इन तीनों का यूनिट सेम होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और जो स्ट्रेन है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन की ना डायमेंशन है ना ही यूनिट है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। एंड पे मैं आपको बताऊं कि यंग मॉडुलस की वैल्यू पानी के लिए, वाटर के लिए ज़ीरो क्यों होती है। क्योंकि जैसे हमने यंग मॉडुलस में देखा है कि हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के उसकी शेप में, उसकी लेंथ में चेंज लेके आए हैं, लेकिन पानी के ऊपर तो फोर्स लगानी पड़ती ही नहीं, वो खुद ब खुद इसकी शेप में चेंज आ जाता है। आप पानी को फेंकें वो खुद ब खुद फैल जाएगा। इसका मतलब है कि पानी के ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेस है ना, ये नहीं लगाना पड़ता, इसके बगैर भी पानी की शेप में चेंज आ जाता है। तो फिर जब हम टॉप वाली वैल्यू को, टेंसाइल स्ट्रेस को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। क्योंकि पानी की जो डेफिनेट शेप नहीं होती सॉलिड की तरह, इसलिए पानी का जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।